एनी बेनिफिट गिवन और प्रोवाइडेड बाय कौन? एम्प्लॉयर टू होम? एम्प्लॉय। ठीक, हमारा एम्प्लॉयर हमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और दैट बेनिफिट शुड बी इन कैश, और दैट बेनिफिट और वो बेनिफिट जो होगा वो किस में होगा? तो कैश में होगा। उस कैश बेनिफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। तो कुछ अलाउंसेस हम लोग को याद करने स्पेसिफिकली कि कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन से अलाउंसेस पार्शियली एग्जेम्प्ट होते हैं और पार्शियली टैक्सेबल होते हैं। तो वो सारे अलाउंसेस हमें याद करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस अलाउंसेस को है ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अपने पूरे अलाउंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो नहीं सॉरी तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला अलाउंसेस होगा हमारा, फर्स्ट अलाउंसेस होंगे हमारे एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। पहला होगा हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, सेकंड होगा हमारे पास फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, और तीसरे होंगे हमारे लिए पार्शियली टैक्सेबल। ठीक है, तो ये तीन टाइप के अलाउंसेस होंगे हम लोग के पास। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। तो कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं? एग्जेम्प्ट मतलब क्या? ऐसे ऐसे अलाउंसेस जो हमें मिलते तो हैं लेकिन हमारे लिए वो टैक्सेबल नहीं होंगे, हमें उन पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे अलाउंसेस को बोला जाता है एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। तो इनमें सबसे पहला अलाउंसेस होगा एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में अलाउंसेस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अ फॉरेन, मतलब ये होते हैं फॉरेन अलाउंसेस, बट ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब हमारे कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर भेजा गया है काम करने के लिए, और उन्हें अलाउंसेस मिले हैं तो कहाँ मिले? फॉरेन में मिले, बाहर मिले। ऐसे अलाउंसेस सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी फॉरेन अलाउंसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। और दूसरे अलाउंसेस वो हैं अलाउंसेस टू एमएलएस, एमपीज एक्सेट्रा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इन सबके जो अलाउंसेस मिलेंगे वो सब क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। तो ये दो कैटेगरी जो अलाउंसेस हैं वो सब क्या होते हैं? उन लोगों के लिए एग्जेम्प्ट होंगे। बट ध्यान देना कि ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिया गया है। ठीक है, ये अलाउंसेस सबके लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये सिर्फ किसी किसी पर्सन के लिए ही एग्जेम्प्ट किए गए हैं। तो जो पहला फॉरेन अलाउंसेस है वो किसके लिए एग्जेम्प्ट है? हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है। और नीचे एमएलए वाला और एमपी वालों को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। सिर्फ किसके लिए? तो एमएलए और एमपी के लिए। क्लियर है? समझ में आई बात? फिर से बता रहा हूँ, जो पहला पॉइंट है फॉरेन अलाउंसेस मतलब कोई भी अलाउंसेस हो सकते हैं, अलाउंसेस का कोई लिमिट नहीं होती। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अलाउंसेस मतलब क्या होते हैं? हमें घर के लिए भी अलाउंसेस मिल सकते हैं, कार आने जाने के लिए भी अलाउंसेस मिल सकते हैं। तो जिसके लिए भी हमें अलाउंसेस मिलेगा उसको उसका नाम दे दिया जाता है। हो सकता है हम लोग किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है, तो कंपनी हमें डॉग अलाउंसेस प्रोवाइड करे कि आप इतना पैसा रखो और अपने लिए एक डॉग प्रोवाइड कर लो। तो अलाउंसेस का कोई भी नाम हो सकता है। अगर वो इंडिया में मिलता है तो अलग, अगर वो फॉरेन में मिलता है तो उसको फॉरेन अलाउंसेस बोले जाएंगे। तो फॉरेन अलाउंसेस की कोई कैटेगरी नहीं है, किसी भी टाइप के अलाउंसेस अगर फॉरेन में मिलते हैं टू ओनली और ओनली एंड ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या था? सिंपल है कि अगर कोई हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो फॉरेन में जाके काम कर रहा है और वहां पर किसी भी टाइप का उन्हें अलाउंसेस मिल रहा है, तो वो सारे के सारे अलाउंसेस क्या होंगे? तो एग्जेम्प्ट होंगे। क्लियर है? ये पहला था। आगे सेकंड वाला क्या था? अलाउंसेस टू एमएलए एमपी। एमएलए और एमपी को इंडिया के अंदर कितना भी और कैसा भी अलाउंसेस मिलेगा, कोई भी अलाउंसेस मिलेंगे, वो सारे के सारे अलाउंसेस क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। उनपे इन लोगों को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में होते हैं, सॉरी फुल्ली की जगह आप बोल सकते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या आ जाएगा? एक होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब होगा, नाम से समझ में आ रहा है,
कि आपको आपके पास घर नहीं है, जिस एरिया में आप वर्क कर रहे हो तो उस एरिया में आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो आपको रेंट पे करना होगा। तो रेंट पे करने के लिए कंपनी आपको क्या करेगी, कैश पे करेगी। वैसे अलाउंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंसेस। नेक्स्ट होते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस अगेन, या इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी। बट ये जो सेकंड पॉइंट है ये स्पेसिफिकली उनके लिए है, अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो सेकंड वाला है वो सिर्फ किसके लिए होगा, तो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, मतलब आप ट्रक ड्राइवर हो या रेलवे से रिलेटेड हो, तो किसी बस ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, तो अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपके लिए स्पेसिफिकली वो सेकंड वाला जो है कुछ अलग से एग्जामेशन बनाया गया है, वैसा एग्जामेशन आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ लिमिट तक के एग्जाम्प्ट होगा और कुछ लिमिट तक के टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास एजुकेशन अलाउंसेस। एजुकेशन अलाउंसेस क्या होंगे, आप पर अपने एजुकेशन अलाउंसेस किसके लिए मिलते हैं, आपके खुद के लिए जो आप एम्प्लॉय हो, और आपके चिल्ड्रंस के लिए। आपके बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका एजुकेशन आपका अगर आपके थ्रू किया जा रहा है तो आप वहाँ की जो फीस पे करोगे उनके लिए भी हम लोग को अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तुम्हारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो स्कूल में फीस पे करोगे तो उनके लिए आपको कैश बेनिफिट दिया जाएगा कि ये पैसे लो और इनके बेसिस पे आप फीस पे करो। तो जो आपको फीस पे करने के लिए अलाउंसेस मिल रहे हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, एजुकेशन अलाउंसेस, क्योंकि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक के क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान नहीं, ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, ये भी पार्टली टैक्सेबल है, बट इसमें और जो थर्ड पॉइंट है दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, टैक्सेबल पढ़ रहे हैं, मतलब एक लिमिट तक ये एग्जाम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन के बाद है हॉस्टल अलाउंसेस। एजुकेशन के बाद क्या, हॉस्टल अलाउंसेस। तो जैसे हमारे चिल्ड्रन पढ़ाई करते हैं वैसे बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, तो उन्हें हॉस्टल की जरूरत पड़ेगी, तो हॉस्टल के लिए भी हमारी कंपनी हमें पैसे देती है, तो उस अलाउंसेस को क्या बोला जाएगा, हॉस्टल अलाउंसेस। तो उनके नाम से ही क्लियर होता है कि वो किस फैसिलिटी के लिए अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। तो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं मतलब क्या, हमें कैश दिया जा रहा है और उस कैश के थ्रू आप उन सारे उन फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो हमारे पैसे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, पर तुम्हारे बच्चे रहे लेकिन कंपनी पैसा दे रही है, तो ये तुम्हारा बेनिफिट है कि नहीं, बेनिफिट है, तो तुम्हारी सैलरी में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या कर रहे हैं हम लोग कि वो तुम्हारे सैलरी में कैसे कैसे जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने आपको एक लिमिट दे दिया है कि तब उतने अमाउंट तक के आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर, और इसको करते हैं हम लोग पार्टली टैक्सेबल। क्लियर, ठीक है, ये हो गया हमारा। बस ये अपने इतने ही याद करने हैं, देखा जाए तो हमें बस इतने ही याद करने हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, और एक बोल सकते हैं हमें कि ट्रिपल एरिया अलाउंसेस याद करना पड़ सकता है, तो वो भी लिख लेते हैं, ट्रिपल एरिया अलाउंसेस। ठीक है, और कैसे कैसे अलाउंसेस होते हैं बस हिंट बता रहा हूँ, हिली एरिया अलाउंसेस, मतलब अगर आप हिल एरिया में रहते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, और कन्वेंस अलाउंसेस दिए जाते हैं, कन्वेंस मतलब घर से आना, ऑफिस तक जाना, ऑफिस से आना, घर तक, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने जाने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो कन्वेंस अलाउंसेस हो जाते हैं। डॉग अलाउंसेस हो गए, टिफिन अलाउंसेस हो गए, मेडिकल अलाउंसेस हो गए, तो किसी भी टाइप के अलाउंसेस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और हेल्पर अलाउंसेस होते हैं, मतलब जैसे हम लोग ड्राइवर के साथ एक हेल्पर होता है, तो हेल्पर के साथ हेल्पर के छोटे मोटे खर्चों को बियर करने के लिए भी हमें अलाउंसेस मिलते हैं। तो अलाउंसेस की कोई लिमिट नहीं है, वो कैटेगरी वाइज कंपनी के हिसाब से क्या दिया जाता है, अलाउंसेस दिए जाते हैं, और कोई भी अलाउंसेस हो सकते हैं, तो अलाउंसेस की कोई लिमिट नहीं है। हम लोग जितने पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कौन से हमें याद करने पड़ सकते हैं, जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके अलावा जो भी होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे या तो पार्टली टैक्स। ये जो पढ़ने वाले हैं लास्ट में एक और चौथा पॉइंट होगा वो पढ़ेंगे, उसके जैसे हम लोगों को याद करना होगा। क्लियर है, तो पहला क्या हो गया, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस,
एग्जाम्प्ट अलाउंसेस मतलब क्या कि ये इन कैटेगराइज पर्सन के ऊपर कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। किसके लिए था? पहला वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, दूसरा वाला एमएलए एमपीज के लिए था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कब एग्जाम्प्ट होगा? जब वो फॉरेन में मिलेगा तब। और एमएलए एमपीज के लिए क्या था कि वो कभी भी कैसे भी मिलेगा उनको तो पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। पार्टली टैक्सेबल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो नाम याद किया कौन सा एचआरए, इसकी एक लिमिट है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस उसकी भी एक लिमिट है, दूसरा ट्रैवलिंग अलाउंसेस उसकी भी लिमिट है, एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रिपल एरिया अलाउंसेस, इनकेस ये जितने भी नाम पड़े ना हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, ये सब क्या है? इनके लिए एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट के ऊपर जितना भी अलाउंसेस मिलेगा वो सब क्या होगा? टैक्सेबल होगा, ठीक है। पार्टली टैक्सेबल में और भी कुछ होते हैं, वो ये है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में जो भी बचे हैं अदर अलाउंसेस आर टैक्सेबल if they are not used for official purpose। ठीक है, ध्यान दो। पार्टली टैक्सेबल होने का मतलब क्या है? पार्टली टैक्सेबल दो तरीके के होते हैं, एक बार पहले इधर इसे ध्यान देना। पार्टली होने के दो तरीके, ठीक है। मतलब आपको 100 रुपीज मिले, ठीक है, आपको क्या मिले? 100 रुपीज मिले हुए हैं। एक पार्टली का मतलब क्या? गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि आपका इस पर्पज के लिए मिला है, तो इसमें से 30 रुपीज एग्जेम्प्ट है। आप टैक्स कितने पे करोगे? 70 पे टैक्स पे करोगे, सिंपल है। अगर आपके 100 में से 30 एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा? 70 होगा। तो ये क्या था? लिमिट स्पेसिफाइड की गई है, ठीक है। ये जो पार्टली था इसका मतलब क्या? स्पेसिफाइड लिमिट था। जो सेकंड 100 का मतलब ये है, वो बोला जा रहा है गवर्नमेंट ने ऐसा होगा कि आपको 100 रुपए दिए गए, आपने अगर पूरे 100 रुपीज ऑफिस के लिए यूज कर लिए तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपने अगर 100 रुपए में से 60 रुपीज यूज किए, मतलब बिजनेस के लिए कितना यूज हुआ है? 60 रुपीज, मतलब 40 रुपीज आपका बेनिफिट है कि नहीं? तो आप टैक्स कितने पे करोगे? 40 पे करोगे। मतलब इन शॉर्ट सेकंड पार्टली का मतलब क्या? जितने बच गए वो टैक्सेबल, जितने यूज किए आपने ऑफिस के लिए वो भी बेनिफिट है क्या? जितने यूज किए, सपोज मान लो हेल्पर अलाउंस मिला, तुम लोग एक ड्राइवर हो, तुम लोग के लिए कोई हेल्पर प्रोवाइड किया गया है, वो हेल्पर आने जाने में हेल्पर भी कोई भी खर्चे होते हैं, तो हेल्पर को खाना पीना खिलाना या हेल्पर का जो भी काम होगा उसको पे करना, ठीक है। तो हेल्पर के लिए हमें 1000 रुपीज दिए गए और हमने वो 1000 रुपीज पूरा हेल्पर के ऊपर खर्च कर दिए, हमारा कोई बेनिफिट है क्या? नहीं। तो हमें उस पर टैक्स पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन हमें हमारे एम्प्लॉयर ने 1000 रुपीज दिए, हमने हमारे हेल्पर के ऊपर 700 रुपीज खर्च किए, मतलब 300 रुपीज तो हमारे पॉकेट में गए, तो हमारे लिए 300 रुपीज टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे अलाउंसेस हैं वो, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है। तो जितना भी आप बचा लिए, जितना भी आप सेव कर लिए, वो सारा का सारा आपका बेनिफिट है, और बेनिफिट है इसलिए आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो सेकंड पॉइंट यही चल रहा है, प्लस में जो हमने लिखा है वो यही है कि इसके अलावा जितने भी अदर अलाउंसेस बच रहे हैं वो, ठीक है, अदर अलाउंसेस जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे? आर टैक्सेबल इफ दे आर नॉट यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज। वो अगर आपके ऑफिशियल पर्पज में यूज नहीं हुए तो वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो अदर अलाउंसेस में क्या क्या आएंगे वो थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अभी लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? फुल्ली टैक्सेबल। ये हमारा है फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल में दो ही अलाउंसेस हैं, एक है मेडिकल अलाउंसेस और एक है टिफिन अलाउंसेस। ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस और टिफिन अलाउंसेस। देखो जब भी अलाउंसेस वर्ड आएगा अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि कंपनी हमें पैसे दे रही है, और किस पर्पस के लिए पैसे दे रही है तो उसके नाम से पता चल रहा है। मेडिकल अलाउंसेस मतलब आपको पैसे दिए गए, किस पर्पस के लिए दिए गए? मेडिसिन के लिए दिए गए, है ना। टिफिन अलाउंसेस मतलब आपको कैश दिया गया है कंपनी के थ्रू। क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको टिफिन खाना पीना होता है। हाउस रेंट अलाउंसेस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपका हाउस रेंट पे करने के लिए दिया जा रहा है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए क्यों? ट्रैवलिंग, आपका काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा, आना जाना, मार्केटिंग फील्ड से हो आप, ट्रैवलिंग का होगा। सेकंड ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या है कि आपका काम ही घूमना है,
है ना। मतलब आप एक ड्राइवर हो, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर एक ड्राइवर हो, तो फिर तो मार्केटिंग से भी अलग होता है ना। मार्केटिंग में आना जाना तो पड़ता ही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, एकदम डेली रूटीन का हो गया उसका, है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट के अलग बनाया गया है। एजुकेशन अलाउंसेस आपको कैश दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, आपके बच्चे के आपके खुद के एजुकेशन के लिए दिए जा रहे हैं। हॉस्टल अलाउंसेस क्यों दिए जा रहे हैं, आपके बच्चों के लिए अलाउंसेस दिए जा रहे हैं कि आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए फीस पे कर दीजिए। ट्रेवल एरिया अलाउंसेस होता है ना, सबके होते हैं, होगा। तुम्हारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। अच्छा, हम अगर हॉस्टल पे रहेंगे तो जॉब कौन करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो एजुकेशन अलाउंस के अंदर भी साथ साथ में आ गया। जैसे अगर समझ लो मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को जैसे कहीं मुंबई से जाना, कुछ अपना फायदा एजुकेशन पूरा, ठीक है, तो उसमें मेरे को एक्चुअल में ये जो एजुकेशन अलाउंसेस है ना, वो हमारे किसके लिए है, तो चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो उनकी भी लिमिट है कि आप ऐसा नहीं है कि जितने मन बच्चे पैदा करो और सबको मिलेगा, नहीं, आपको मैक्सिमम 2 लोगों के लिए मिलेगा, है ना। एजुकेशन अलाउंसेस भी 2 लोगों के लिए है, हॉस्टल अलाउंसेस भी 2 लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको अलाउंसेस का बेनिफिट मिलेगा, मींस नाम में बस इतना बता रहा हूँ कि आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, मतलब क्या मिल रहा है, आपको कैश दिया जा रहा है। तभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपको कैश बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको कैश दिया जा रहा है सीधा साधा हाथ में, और बोला जा रहा है कि इन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और वो नाम से क्लियर कट समझ में आ रहा है। बस ये नाम हमें याद करना है, इनके अलावा जितने भी अलाउंसेस होंगे वो सब नीचे अदर अलाउंसेस में आ जाएगा, क्लियर। फॉरेन अलाउंसेस छोड़ दो, एमएलए एंड एमपी के अलाउंसेस को छोड़ दो, मेडिकल अलाउंसेस को छोड़ दो, टिफिन अलाउंसेस को छोड़ दो, इधर हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एजुकेशन, हॉस्टल और ट्रेवल एरिया अलाउंसेस, इन सबको अगर छोड़ दो तो जितने भी अलाउंसेस होंगे बचे हुए, है ना, वो सारे अलाउंसेस का क्या किया जाएगा, तो एक ही ट्रीटमेंट, जितना आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया उतना तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा सबके ऊपर। इसलिए अदर अलाउंसेस लिख के अपन खत्म कर देते हैं काम। जो भी तुम लोगों ने जो भी नाम नहीं सुना, अगर एग्जाम्पल लो कन्वेंस अलाउंसेस, तो वही होगा। आपने अगर आने जाने का खर्चा, कंपनी बोलती है कि आपका ऑफिस और घर का डिस्टेंस काफी है, तो हम आपको थोड़ा बहुत अलाउंसेस दे देते हैं, ठीक है। तो आप आने जाने के लिए 2000 रुपये पर मंथ ले लिया करो हमसे, तो हम आपको कितना दे रहे हैं, 2000 पर मंथ दे रहे हैं, लेकिन हमारा काम तो 1500 में हो जाता है, तो हम लोग का बेनिफिट कितना हो जाएगा, 500। हमने ऑफिस के काम से कितना यूज किया, 1500, लेकिन हम लोग के पास कितना बच गया, 500, तो हमारा बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट कितना हो गया, 500। अब वो एक इलॉजिकल क्वेश्चन होगा कि हम लोग बताएंगे क्यों कि 500 रुपये बच गए, हम तो बताएंगे पूरा, वो अलग मैटर है। बट अगर हमको पता चल गया है तो की बात कर रहे हैं। हमने अगर प्रॉपर बिल दिखा रहे हैं 1500 रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन हमें मिले थे 2000, मैं तब की बात कर रहा हूँ कि अगर हमको प्रॉपर पता चल रहा है कि हमने मिले थे 2000 रुपये लेकिन खर्च हुए हैं 1500, तो 500 रुपये जो बेनिफिट हुआ हमारा, वो 500 रुपये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। मेडिकल अलाउंसेस हमें मिले, मेडिकल अलाउंसेस हम लोगों ने दिया, हम लोग को दिया गया कि आपको खर्च होते हैं, आपके घर में एजेड लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, मेडिकल अलाउंसेस होना चाहिए, तो आपको मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है 5000 रुपीज पर मंथ दिया जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक साल में 5000 में से सिर्फ 3000 का यूज किया, तो कितना टैक्सेबल होगा, 5000 में से कितना यूज किया आपने, 3000 यूज किया, तो कितना टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंसेस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। आप यूज करो ना करो, कम करो पूरा करो, जैसा भी करो, या उससे ज्यादा करो, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंसेस पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको किस कैटेगरी में रखा है, फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में रखा है, ठीक है। टिफिन अलाउंसेस, आपको टिफिन अलाउंसेस के लिए पैसे दिए गए, 10,000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं, आपने खर्च किया 8,000 रुपये, कितना टैक्सेबल होगा, ये वही बात, फुल्ली टैक्सेबल, है ना। फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में 2 ही अलाउंसेस हैं, तो उसको बहुत ध्यान से याद रखना है तुमको कि मेडिकल अलाउंसेस हो या टिफिन अलाउंसेस हो, ये दोनों अलाउंसेस जो होते हैं ये फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आपने कितना यूज किया है, कितना यूज किया डजंट मैटर, टैक्सेबल कितना होगा, तो पूरा का पूरा जितना कंपनी आपको दे रही है, ठीक है। अब रीजन कुछ भी हो, हमें बस याद करना है। रीजन अपन बस ये मान सकते हैं कि मेडिकल का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, है ना। मेडिकल में क्योंकि हर बार दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे पॉसिबल नहीं है, वैसे तो ये पॉसिबिलिटी सभी में होती है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या होता है कि हम लोग का एग्रीमेंट होता है हमारे ओनर से, तो वो दिख जाता है। ट्रांसपोर्ट आने जाने का खर्चा हम लोग बस से करेंगे, तो बस वाले को थोड़ी अपन लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो तो बिल देगा ही देगा। तो एजुकेशन अलाउंसेस, स्कूल की फीस जा रही है ना, तो वो भी रिसिप्ट तो प्रॉपर क्लियर आएगा अपने पास। हॉस्टल हो गया, तो ये नॉर्मल जो है, इसलिए शायद ऐसा किया जा सकता है, अपन बस एज्यूम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली क्या है नहीं पता।
इसीलिए मेडिकल अलाउंसेस और टिफिन अलाउंसेस, बस अगर अपन लगे रीजन मानेंगे तो हमें ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो हम लोग ये रीजन मान सकते हैं कि टिफिन अपन कहीं से भी बनवा सकते हैं, उसका कुछ भी बिल बनवा सकते हैं। मेडिकल हम लोग कितना भी बिल बनवा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी जब लेते हैं तो बिल अगर बनवा रहे हैं तो ज्यादा का भी बिल बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग के लिए रखा गया इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आप कितना भी खर्च करो या करो ही मत तो भी आपको क्या लगेगा, पूरा का पूरा टैक्स चार्ज किया जाए, इसलिए उसको रखा गया है फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में। क्लियर है क्या? ठीक, समझने के बाद तो ये था हम लोग के 3 टाइप के अलाउंसेस। एक हो गया एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, एक हो गया पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, और एक हो गया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो पहले पढ़ लेते हैं एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कौन से, फॉरेन अलाउंसेस। लेकिन ये फॉरेन अलाउंसेस सबके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ इसके लिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। एमएलए और एमपी के लिए सारे अलाउंसेस क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, फिर आते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल भी सिर्फ 2 टाइप के अलाउंसेस हैं, एक हो गया मेडिकल अलाउंसेस और एक हो गया टिफिन अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस और टिफिन अलाउंसेस को हम लोगों ने फुल्ली में इसलिए लिखा है कि आप कितना भी खर्च करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलाउंसेस टैक्सेबल तो होगा लेकिन एक लिमिट के बाद, और वो लिमिट क्या है तो स्पेसिफाइड है पहले से ही, वो हमें बस याद करनी है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस और ट्रेवल एरिया अलाउंसेस, ये वो सारे अलाउंसेस जिनके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट ने पहले से ही स्पेसिफाइड करके रखा हुआ है कि इतना इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर ही जाने के बाद आपके लिए टैक्सेबल होगा। अब ये जितने भी ऊपर नाम पड़े उनके अलावा जितने भी अलाउंसेस बन गए वो अदर अलाउंसेस हैं, और वो अदर अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, अगर आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया तो एग्जाम, जितना बचा लिया अपने पास वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर वही अदर वाले के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। पोस्ट ऑफिस में काम करते हो या क्या बोलते हैं पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपका यूनिफॉर्म की वैल्यू अलग है, तो आपको यूनिफॉर्म को मेंटेन करके रखना होता है, तो आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं। या आप कंडक्टर हो, कंडक्टर बस कंडक्टर के भी यूनिफॉर्म होते हैं, तो आप यूनिफॉर्म वाले किसी भी एक्ट में हो और आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल गए तो इन सारे नाम में पड़ेंगे हमने यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ये जितने भी ऊपर नाम पड़े प्लस के पहले वाले जितने भी नाम हैं वो एक भी उसमें किसी में भी यूनिफॉर्म अलाउंसेस आ रहा है नहीं, तो वो अदर्स में आ जाएगा। अब अदर अलाउंसेस है यूनिफॉर्म अलाउंसेस, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, आपको दिया गया है 10,000 पर मंथ दिया जा रहा है, वो क्या हो रहा है 5,000 पर मंथ दिया जा रहा है आपको यूनिफॉर्म को मेंटेन रखने का, लेकिन आपने 5,000 में से कितना यूज किया, सिर्फ 3,000 पर मंथ यूज करते जा रहे हो और 2,000 रुपये पर मंथ बचाते जा रहे हो। तो 5 में से 3,000 आपने यूज किया तो कितना बचा लिया, 2,000। ये आपका क्लियर कट बेनिफिट है कि नहीं है? तो आपके लिए टैक्सेबल कितना होगा, 2,000 रुपये टैक्सेबल होंगे, फुल्ली नहीं 2,000 रुपये टैक्सेबल होंगे। अच्छा ठीक है, अब एक लास्ट एक मुझे बताओ, मेडिकल अलाउंसेस अगर मिल रहे हैं हमें 10,000 पर मंथ का और उसमें से हमने 8,000 रुपये पर मंथ यूज कर रहे थे, कितना टैक्सेबल होगा, 10,000 का पूरा एग्जाम होगा, क्योंकि वो मेडिकल अलाउंसेस और टिफिन अलाउंसेस कैटेगरी में है और वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं हमेशा विदाउट एनी लिमिट। क्लियर है क्या? तो जो पहली कैटेगरी थी हमारी कौन सी थी, फुल्ली एग्जाम थी। फुल्ली एग्जाम में कौन कौन आ रहा था, फॉरेन अलाउंसेस। ठीक है, फॉरेन अलाउंसेस कुछ नहीं होता है, तो फॉरेन अलाउंसेस क्या होंगे, फॉरेन अलाउंसेस मतलब एनी टाइप ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन फॉरेन। तो जो भी अलाउंसेस फॉरेन में मिलते हैं उसको फॉरेन अलाउंसेस बोला जाता है, बस एनी अलाउंसेस। अच्छा, फॉरेन अलाउंसेस का जरूरी नहीं है, कोई भी पर्सन अलाउंस को फॉरेन में रिसीव करता है तो वो फॉरेन अलाउंसेस, एनी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन फॉरेन। फॉरेन मतलब पता ना, दैट इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया इस क्या होता है हमारे फॉरेन अलाउंसेस होते हैं। और अगर ये फॉरेन अलाउंसेस इफ रिसीव्ड बाय कौन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये अलाउंसेस हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करते हैं, ठीक है, अगर ये अलाउंसेस हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करेंगे तो ये क्या होंगे, एग्जेम्प्ट। क्लियर है? अगर कोई अलाउंसेस फॉरेन में मिलते हैं, अब इसके कैटेगरी कौन सी, नाम क्या क्या हो सकते हैं,
एनी कोई भी नाम हो सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस हो, मेडिकल अलाउंसेस हो, टिफिन अलाउंसेस हो, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो, हेल्पर अलाउंसेस हो, कोई भी। ठीक, इसलिए सबसे सिंपल टॉपिक था ये। दूसरा क्या है, अलाउंसेस। अलाउंसेस कौन से, एनी टाइप ऑफ अलाउंसेस टू एमएलएज, एमपीज एक्सेट्रा। तो ये भी क्या होंगे हमारे लिए, एग्जाम्प्ट होंगे। और कितने होंगे एग्जाम्प्ट, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। ठीक है, कोई डाउट है? उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी वो कौन सी थी, पार्शियली टैक्सेबल थी। पार्शियली टैक्सेबल में कौन से अलाउंसेस थे, अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले का तो सिंपल था, पहला कौन सा था याद है, हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हमारे जितने भी अलाउंसेस होते हैं उनमें से ये जो कुछ अलाउंसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं को याद करना जरूरी है हमारे लिए। तो एक है हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस। वो कौन से अलाउंसेस होंगे, सॉरी, हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या क्या कैलकुलेट किया जाएगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल, सॉरी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। हम लोग जो 3 पॉइंट लिखेंगे अभी, इस 3 पॉइंट में से सबसे छोटा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, लोअर। तो पहला क्या, एक होगा हमारा एक्चुअल HRA रिसिप्ट। ठीक है, हमने जितना भी HRA रिसीव किया वो अमाउंट पुट करेंगे, ये पहला अमाउंट हो गया। दूसरा क्या, हम लोग अगर हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, मतलब हम लोग अपने घर का रेंट तो पे कर रहे होंगे, तो रेंट जितना पे कर रहे होंगे वो रेंट, मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये जो सॉल्व करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो पुट करेंगे। ठीक, उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, या फिर कभी कभी लेंगे 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, 50% ऑफ सैलरी कब लेते हैं, 40% ऑफ सैलरी कब लेते हैं, 50% ऑफ सैलरी कब लेंगे हम लोग, अगर सिटी हमारी दिल्ली है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, या कोलकाता में रहते हैं। ये 4 सिटी में अगर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 सिटीज में अगर रहते हैं हम लोग, तो हम लोग को अपनी सैलरी का 50% लेना होगा। इनके अलावा कोई और अगर एरिया में रहते हैं तो हम लोग को कितना लेना होगा, 40% लेना होगा, अदर सिटीज। हेलो, कोई डाउट है क्या? क्या मेट्रो सिटीज है इसलिए, अब इनके अलावा भी मेट्रो सिटीज हैं, बट कैटेगरीज किसको रखा गया है, सिर्फ इन 4 को रखा गया है। अब उस पर कोई क्वेश्चन मत करना, ऐसा क्यों? मुंबई कोलकाता। हाँ, बी मतलब होगा दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। इनके अलावा भी सिटीज हैं मेट्रोज में, लेकिन हम लोग को इन 4 ही सिटीज की बात की जाती है। अगर ये 4 सिटीज में हम लोग एम्प्लॉय हैं और हम लोग इन 4 सिटीज से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को 50% ऑफ सैलरी लेना होगा। इसके अलावा कहीं भी रहते हैं तो हम लोग को कितना लेना होगा, 40% ऑफ सैलरी। क्लियर है क्या? अब हमारे पास अलग अलग अमाउंट आ गए। एक आ गया सबसे पहले, कौन सा वाला, HRA कितना मिला था हमारे कंपनी के थ्रू। सेकंड अमाउंट कितना आया, कैसे आया, रेंट हमने जितना भी पे किया होगा उसमें से सैलरी का 10% माइनस करने के बाद जो बचता है वो अमाउंट। और तीसरा अमाउंट क्या, या तो 50% ऑफ सैलरी या तो 40% ऑफ सैलरी। 50 कब लेंगे, 40 कब लेंगे, समझ में आया? अब इन तीनों में सबसे छोटा जो होगा, इन तीनों में सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है?
लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से जो भी छोटा होगा, इन तीनों में जो भी सबसे छोटा होगा, लोअर होगा, वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। लोअर इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट। क्लियर है? तो सर टैक्सेबल पॉइंट कितना बी होगा? थोड़ा समझाओ ना। कौन सा पॉइंट बी? पॉइंट बी, हाँ, रेंट पेड। पॉइंट बी देखो कुछ नहीं है। पॉइंट बी का मतलब ये है कि आपने जितना रेंट पे किया, टोटल रेंट पे इन द फॉलोइंग ईयर, उसमें से हम लोग को क्या माइनस करना है? 10% ऑफ सैलरी को डिडक्ट करना है। ठीक है? अब सैलरी कैलकुलेट करनी है, सैलरी का 10% हमें क्या करना है? माइनस कर देना है हमारे रेंट पेड में से। सी पॉइंट है, सैलरी जो कैलकुलेट की उसी सैलरी का 50% निकालो या 40% निकालो। रिस्पेक्टिवली हम लोग 1 2 3 ABC पॉइंट में पुट करेंगे। इन तीनों में सबसे छोटा जो होगा वो हमारा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है? अब बात आती है टैक्सेबल कितना ठीक। होगा। टैक्सेबल कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, एचआरए जितना रिसीव हुआ, एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, है ना? हमें मिला 10,000 जिसमें से 5,000 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना? हमें मिला 10,000 जिसमें से मान लो 8,000 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना? 2,000 है 2000। ना? इसलिए बचा हुआ एग्जेम्प्ट है, बचा हुआ टैक्सेबल है। इसलिए क्या है? टोटल रिसीव्ड, एचआरए टोटल रिसीव्ड माइनस उसमें से जितना एग्जेम्प्ट हो गया, जो बच गया वो हमारे लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो हमारे टैक्सेबल का फॉर्मूला क्या? टैक्सेबल इज इक्वल टू एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल। क्लियर है क्या? तो ये था पहला, बस यही है हम लोगों को समझना था हाउस रेंट अलाउंसेस में। ठीक है? वैसे तो मैं इसको आगे बताने वाला था, लेकिन यहाँ बता दो इस सैलरी का मतलब क्या, जो हम लोग यहाँ बार बार देखें ना सैलरी, ये जो सैलरी दिख रही है, ये यहाँ सैलरी दिख रही है एंड इधर भी सैलरी दिख रही है। सैलरी का मतलब क्या? तो सैलरी के अलग अलग मीनिंग होंगे अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या वो लिख रहे हैं, सैलरी मीन्स, ठीक है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी। ठीक है? हम लोग पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, एक लिस्ट बना रहे थे हम लोग कि हमारे कंप्यूटेशन में क्या क्या आएगा, तो उनमें से सब कुछ नहीं लेना है। ये जब यहाँ सैलरी कैलकुलेशन होगा ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी जो चाहिए वो पूरे के पूरे चीजें नहीं लेना है। तो हर कैलकुलेशन में हर जगह सैलरी का अलग अलग मीनिंग होगा, तो हर जगह हमें क्या क्या यूज करना है सैलरी के अंदर वो अलग अलग तरीके से याद करना है। एकदम ज्यादा भी याद नहीं करना है, 3 से 4 पॉइंट्स है जहां जहां याद करना पड़ेगा। तो ये एचआरए के केस में हमारी सैलरी का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डियरनेस। वही मेन पॉइंट है कि डियरनेस पे यूज होता है, नॉट अलाउंसेस। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस पे में फर्क समझना। हम लोग डियरनेस अलाउंसेस कभी भी मीनिंग ऑफ सैलरी, वो जो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी है ना, उसको नाम दो टोटल सैलरी, और ये जो सैलरी पढ़ेंगे ये होती है मीनिंग ऑफ सैलरी। ठीक है? ये सिर्फ हम लोग उसी कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ये मेन सैलरी नहीं है हमारे। ये हम लोग सिर्फ इस कैटेगरी में हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए सैलरी का मतलब क्या है, तो वो हम वो याद कर रहे हैं। ठीक है? हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए जब सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी आएगी, डियरनेस पे आएगा, एंड मैंने बताया था कमीशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल कमीशन और दूसरा कौन सा होता है? फिक्स परसेंटेज बेस्ड होता है जो टर्नओवर के ऊपर, वो वाला। तो यहाँ पर सेकंड वाला आएगा, दूसरा आएगा पहला वाला, नॉर्मल वाला यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पर कमीशन आएगा, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। क्लियर है? तो इसलिए मैंने कमीशन और डियरनेस अलाउंसेस पर डिफरेंस बताया था कि 2 टाइप के कमीशन होंगे और 2 टाइप के डियरनेस होंगे। एक डियरनेस अलाउंसेस बोला जाएगा, एक डियरनेस पे। हमें डियरनेस पे लेना है, अलाउंसेस नहीं। और कमीशन में 2 टाइप के कमीशन होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक फिक्स परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर होता है। तो हमें फिक्स वाला लेना है, टर्नओवर वाला दूसरा नहीं लेना। ठीक है? ये कब? जब हम लोग सैलरी पढ़ रहे होंगे किसकी? HRA की, हाउस रेंट अलाउंसेस की। क्लियर है? हम लोग जो लिस्ट बनाएंगे, लेकिन ये मैं बस यही बताया, यहाँ पर फिर बता दिया कि हम लोग याद रहेगा तुरंत तुरंत के लिए। ठीक है? लास्ट में अपन लिस्ट बनाएंगे कि मीनिंग ऑफ सैलरी किस किस के हेड के लिए किस क्या क्या कैसा कैसा था। ठीक? तो तुम लोग को ये तो एज इट इज लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंसेस के बाद हमने क्या लिखा था, याद है क्या? ये तो खत्म हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस में इतना ही था। आगे बढ़ने के पहले अगर इसको रिवाइज करें, हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या क्या टॉपिक आता है?
सबसे पहला पॉइंट होता है, हम लोग को ये ध्यान देना है कि 3 पॉइंट होंगे इसके अंदर। 3 पॉइंट में सबसे छोटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। ठीक, वो 3 पॉइंट क्या क्या है? तो पहला, एचआरए खुद जितना रिसीव हुआ हमें, एचआरए रिसीव्ड वो अमाउंट लिखेंगे। दूसरा अमाउंट क्या लिखना है हमें? रेंट पेड, हमने जितना भी रेंट पे किया, हो सकता है हम लोग साल के बीच में गए, है ना, तो साल के बीच मतलब 6 महीने में गए, 6 महीने रहते हैं, तो 6 महीने का रेंट पे किए, तो 6 महीने का रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी भी कितने महीने की होगी? 6 महीने की होगी। क्लियर है? तो जितने का होगा सब कुछ एक जैसा कैलकुलेट होगा। तो एचआरए भी कितने महीने का मिला होगा हमें? 6 महीने का मिला होगा। क्लियर है? तो सब कुछ 6 महीने का चलता रहेगा। 8 महीने के लिए रहते हैं तो सब कुछ 8 महीने का चलता रहेगा। 7 महीने का चल रहा होगा तो 7 महीने का चलेगा। क्लियर है? तो एचआरए एक्चुअल रिसीव्ड पुट करेंगे, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो पुट करेंगे, और लास्ट अमाउंट वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो। डीसीएम के इनमें से रहते हो तो आपकी सैलरी का 50% लेना होगा, इनके अदर अदर एरिया में रहते हो तो आपको 40% ऑफ सैलरी लेना होगा। क्लियर है? तो दोनों में से कोई भी कैटेगरी का आएगा तो हम लोग अमाउंट पुट करेंगे। दोनों, इन तीनों में सबसे छोटा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है? ठीक। अब टैक्सेबल अमाउंट अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? एचआरए रिसीव जितना आपको गवर्नमेंट कंपनी ने दिया उस अमाउंट में से एग्जेम्प्ट को अगर हटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारे लिए? टैक्सेबल बच जाएगा। क्लियर है? बस यही था हम लोगों के लिए क्या, एचआरए। इसमें बस एक एडिशनल पॉइंट एक और, कि सैलरी मतलब क्या, बार बार सैलरी आती है, सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी होगी, डियरनेस पे होगा, और कमीशन होगा वो वाला जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर के ऊपर बेस होता है वो वाला। ठीक है? बस 3 चीजें आती है, उससे ज्यादा चीज नहीं आती। ऊपर भी ABC 3 चीज थी, यहाँ पर भी सैलरी में कितनी चीजें आती है? 3 चीजें आती है। अब हमें जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के टेंशन में नहीं आना है कि डियरनेस पे नहीं दिया तो क्या करेंगे, नहीं दिया तो इग्नोर करेंगे। कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर नहीं दिया तो क्या करेंगे, नहीं दिया तो इग्नोर करेंगे। ठीक है? बेसिक सैलरी तो देना ही पड़ेगा। तो जिस बेसिक सैलरी बस दिया होगा सिर्फ हमें उसकी बेस भी सॉल्व करना होगा, मीनिंग ऑफ सैलरी में से बेसिक सैलरी आएगी। तो ये मैक्सिमम चीज है, ये 3 जो नाम लिखे ना हम लोगों ने, ये क्या है? ये मैक्सिमम चीज है। नहीं दिया होगा तो टेंशन में नहीं आना है, इग्नोर करेंगे। बट ये मैं बता रहा था कि मैक्सिमम चीजें ये आ सकती हैं। तो ये था हमारा पहला वाला, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया। हाउस रेंट अलाउंसेस के बाद क्या आते हैं? ट्रैवलिंग अलाउंसेस ना। हाउस रेंट अलाउंसेस हो गए, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 2 टाइप के थे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस है ना, इधर ध्यान दो। ट्रैवलिंग अलाउंसेस वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? हैंडीकैप्ड पर्सन को। ठीक है? ये अलाउंसेस सबको नहीं मिलते, ये अलाउंसेस सिर्फ किसको मिलते हैं? तो हैंडीकैप्ड पर्सन को मिलते हैं। ठीक? तो ये ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में एचआरए के केस में क्या पढ़ा था? एग्जाम्पशन लिमिट पढ़ी थी, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा और बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या पढ़ना है कि एग्जाम्पशन लिमिट है कितनी। एग्जाम्पशन लिमिट इसकी कितनी होती है? तो होती है एग्जाम्प्ट इज इक्वल टू, ये सिंपल है, 3200 पर मंथ। ठीक है? आपको जितना भी मिलता है उसमें से स्टार्टिंग का 3200 क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको 3000 मिलता है तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको 2000 मिलते हैं पूरे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपको 4000 मिलते हैं 3200 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब पर मंथ 3200 के अंदर सर जितना भी मिलेगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको 4000 मिलता है तो 3200 एग्जाम्प्ट, तो 800 टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ बचा हुआ। है ना? तो उस बेसिस पे टैक्सेबल और एग्जाम्पशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक? तो इसमें भी टैक्सेबल अगर हमें चाहिए तो क्या करना है? टैक्सेबल चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? रिसीव, जितना भी रिसीव हुआ है उस रिसीव में से 3200 पर मंथ, या फिर एग्जाम जितना है वो माइनस कर देंगे। ठीक है? आई बात समझ? 3200 मानो या फिर एग्जाम बोलो, तो जितना भी हम लोग का एग्जामेशन हो रहा है वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद था हमारा एक और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो अभी पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए होगा? सिर्फ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए होगा। ठीक,
ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मतलब सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसके लिए एग्जाम्प्ट होता है? ये वाला जो कैलकुलेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो रहा है जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है। ठीक है, तो देखा जाए ना तो सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसके लिए क्या अलाउंसेस। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन के हेडिंग में दिया होता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड इज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस या फिर इज अ ट्रक ड्राइवर, तो हमें अलग से हाईलाइट करके नहीं बोला होगा कि ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है। हम लोग को क्वेश्चन से ही समझना होगा कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, तो इसके लिए ये वाला सेक्शन, ये वाला अलाउंसेस अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। हो सकता है एरोप्लेन में काम करता है, पायलट है। ठीक है, तो किसी भी टाइप के ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर वो काम करता है तो उनका एग्जाम्पशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है एग्जाम्पशन? ₹10,000। अच्छा, अपन क्या निकाल रहे हैं? एग्जाम्पशन। हाँ, एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट में क्या होता है? ₹10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, कोई डाउट है क्या? आपका ₹10,000 पर मंथ मतलब साल भर का कितना होगा? 1,20,000, या फिर आपको जितना भी अलाउंसेस मिले हैं उसका 70%। हाँ, तो क्या बोला था मैं? विच एवर इज लेस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अगर हमारी कंपनी ट्रांसपोर्ट से डील करती है तो हमारे एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो जाएंगे। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर देते हैं तो उनका एग्जाम्पशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ₹10,000 पर मंथ या फिर 70% ऑफ सच अलाउंसेस विच एवर इज लेस। ठीक है, नो डाउट। तो बस ये था सिंपल। नेक्स्ट अमाउंट होगा हमारा कौन सा? नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? फोर्थ के बाद क्या था? सॉरी, थर्ड के बाद फोर्थ। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के बाद शायद एजुकेशन अलाउंसेस था। एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस हमारे चिल्ड्रन के लिए होते हैं। फॉर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन। 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको उनका कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितने लोगों का मिलेगा? तो 2 लोगों का मिलेगा। तो एग्जाम्पशन है कितना? exempt is equals to ₹100 per month per child for maximum 2 child, sorry 2 children। ठीक है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये मैक्सिमम लिमिट एग्जाम्पशन है आपका कितना? ₹100 बस। ठीक है, आपको कितने का एग्जाम्पशन मिलेगा? ₹100 का एग्जाम्पशन बस मिलेगा। क्लियर है? तो आप जितना भी फीस पे करते हो आपको उसमें से जितना भी अलाउंसेस मिलते हैं, एग्जाम्पशन कितना दिया गया है? तो सिर्फ ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम, और वो भी कितने लोगों के लिए? तो सिर्फ 2। जैसे 3 है, 4 बच्चे हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं। तीसरे का, चौथे का तो हाँ, और एक तो ₹100 भी है। साल भर का कितना? ₹1,200 एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, आगे तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन। क्लियर है? फिर वही पॉइंट, टैक्सेबल कैसे निकलेगा? टैक्सेबल कितना होगा? तो एजुकेशन अलाउंसेस रिसीव्ड, हमें जितना भी एजुकेशन अलाउंसेस मिला है उस अलाउंसेस में से क्या माइनस कर देंगे? एग्जाम्प्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा टैक्सेबल होगा। तो मुझे बस एक आंसर देना। नेक्स्ट हमारा 5, हॉस्टल, हॉस्टल अलाउंसेस। हॉस्टल अलाउंसेस देखो, पूरा थ्योरी तो सेम है कि आप हॉस्टल में रहते हैं आपके चिल्ड्रन, तो आपको मिलेगा एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा, बस अमाउंट फर्क है। एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा हमें? तो ₹100 की जगह हो गया वो ₹300।
पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। यहाँ भी सेम थ्योरी अप्लाई होगी ट्विंस वाली। अब टैक्सेबल की बात करें, टैक्सेबल कितना होगा, हॉस्टल अलाउंसेस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, तो जो बच गया वो हमारा टैक्सेबल होता है, कोई डाउट है? इसके बाद कौन सा पॉइंट था, एजुकेशन हॉस्टल ट्रिपल एरिया अलाउंसेस। देखो ट्रिपल एरिया अलाउंसेस मैं अभी नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल एरिया अलाउंसेस ना बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्रिपल एरियाज के अलग अलग ट्रिपल एरिया अलाउंसेस होते हैं। तो नॉर्मली जो होते हैं वैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि 300 पर मंथ होते हैं, ठीक, 300 पर मंथ। मगर कुछ नहीं दिया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 300 पर मंथ ट्रिपल एरिया अलाउंसेस। तो ये एग्जाम्पशन मिलता है हमें 300 पर मंथ का। रुपीज 300 पर मंथ, ठीक है। बट बेसिकली आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का अलग कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग एग्जाम्पशन लिमिट दी जाती है। तो इसकी बहुत 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 ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, तो लिस्ट याद करना एकदम इम्पॉसिबल है, इसलिए वो याद करने की जरूरत तो है ही नहीं। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी, ठीक है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो। बट बेसिकली अगर ट्रिपल एरिया अलाउंसेस सिर्फ आ भी गया तो हम लोग कितना एग्जाम्पशन दे सकते हैं, तो 300 पर मंथ का अलाउंसेस का एग्जाम्पशन दे सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी टैक्सेबल कैसा होगा, टैक्सेबल कितना, ट्रिपल एरिया अलाउंसेस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। क्लियर है? बस ये हो गए। इसके बाद जो एडिशनल थे अदर अलाउंसेस का सीन क्या था, जितना आपको मिला उसमें से आपने जितना खर्च किया ऑफिस के लिए खर्च किया, वो सारे खर्चे क्या होंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। वो तो कॉमन ही है, हाँ वो अदर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और मेडिकल अलाउंसेस को बताने की जरूरत नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल में लिख दिया उतना ही सफिशिएंट है। मेडिकल बेनिफिट के लिए आपको कैश मिला जा रहा है, वो मेडिकल अलाउंसेस, और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। आपने कितना भी खर्च किया हो या ना किया हो या उससे ज्यादा किया हो, आपको पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल लगाया जाएगा। टिफिन अलाउंसेस का भी सेम है, आपको जितना मिला है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, भले ही आपने खर्च किया हो या ना किया हो या उससे ज्यादा किया, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। क्लियर है? क्योंकि वो प्रॉपरली पर्सनल होता है, उसमें कोई ऑफिस का कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। मेडिकल तो आपके बेनिफिट के लिए है और टिफिन आपके बेनिफिट के लिए, आपके उसके लिए, तो आपको पूरा का पूरा क्या दिया जाएगा, टैक्सेबल, टैक्स लगाया जाएगा, आप कितना भी खर्च करो, ठीक है। अब जितने नाम पड़े उनके अलावा जो भी रहता है उनका एक ही सीन लगाना है, जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया उतना एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंसेस का ले लेते हैं एग्जांपल। अगर कोई कन्वेंस अलाउंसेस है, तो इतने सारे अलाउंसेस में हमने एक भी नाम नहीं पढ़ा उसमें से कन्वेंस अलाउंसेस का। तो कन्वेनियंस अलाउंसेस जो होते हैं उनका एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपको कन्वेंस आने जाने के लिए खर्च दिया गया है 100 रुपीज पर मंथ, जिसमें से आपने 80 रुपीज पर मंथ ही यूज किया, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 20 रुपीज पर मंथ। जितना आपने ऑफिस के लिए यूज नहीं किया वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब कन्वेनियंस अलाउंसेस में ऐसा होगा कि आपको दिया गया 100 रुपीज पर मंथ, लेकिन आपने कितना खर्च किया ये दिया ही नहीं है, तो पूरा पूरा टैक्सेबल हम लोग मान लेंगे, पूरा का पूरा टैक्सेबल, ठीक है। जब तक कुछ नहीं दिया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, या फिर हमें कुछ दिया होगा कि आपने कितना खर्च कर दिया उतना एग्जाम्प्ट कर देंगे, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हमारे अलाउंसेस खत्म हुए, ठीक है। अलाउंसेस में एक ही इंपॉर्टेंट था देखा जाए तो हमारा वो था हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या इंपॉर्टेंट था कि उसमें सैलरी भी आती है, वो भी याद रखना है। 3 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनमें से सबसे छोटा जो होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। फिर उसमें हम लोग को ये भी देखना होता है कि कौन सी मेट्रो सिटी है जिसके लिए 50% चाहिए, उसके अलावा 40% चाहिए। फिर मीनिंग ऑफ सैलरी भी याद करना होता है, बेसिक सैलरी होती है, डियरनेस पे होता है, कमीशन होता है, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो ये सारा था, ये अलाउंसेस पेपर लिखा, आज जितना भी वो सब लिख लेना कॉपी में। कल हम लोग इसी का, ये जितने भी अलाउंसेस पोर्शन है उनका एक थोड़ा सा छोटे से प्रैक्टिकल करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डाउट?